हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का रेप्लिकेशन को देखने वाले हैं। वेदर भी आज यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है और हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए कन्वर्शन का प्रोसेस है। तो अब रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंटली होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन है। तो हम इसी को ही आज देखने वाले हैं। तो मैं स्लाइड प्रिपेयर करके लाया हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, कि ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स हमारे सिलेबस में है, प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, इनके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आया और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के मदद से थोड़ा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के मदद से वो एक्टिवेटेड डीएनटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिवेटेड डीएनटीपी में क्यों कन्वर्ट हुआ? यानी कि यहाँ पर डुअल फंक्शन देखा जाता है। पहला क्या, ये जो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी है, ये सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट करते हैं। ये लोग न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करने के लिए एक सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट करते हैं और डीएनए में एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। इन सब को पॉलीमेराइजेशन करने के लिए चाहिए है एनर्जी। सही, ये एनर्जी, ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनके हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करने के मदद से आएगा। यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है और सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो ठीक है, पर ये एक्टिवेशन हम लोग करेंगे ही क्यों? एनर्जी तो हमारे पास एटीपी था, वो एटीपी से भी हम लोग एनर्जी गेन कर सकते थे। तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को हम न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किए? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, राइट। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी का मतलब इफ एनी रॉन्ग बेस पेयरिंग happened, then whole structure will become unstable। ठीक है, अगर कोई भी रॉन्ग बेस पेयरिंग होता है तो पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि देखो, पहली बात तो एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबिलिटी है। तो अब एक के साथ डी का डबल बॉन्ड बनाने के जगह अगर एक के साथ जी आ गया तो जी का तो चार्ज और शेप दोनों ही अलग है। यानी कि ये जो बेस पेयर है ये अनस्टेबल होगा, जो पूरे स्ट्रक्चर को ही अनस्टेबल बनाएगा। इसलिए एक्टिवेशन ऑफ DNMP to TNTP इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप को देख। अब नेक्स्ट स्टेप आता है
क्रिएशन ऑफ रेप्लिकॉन, यानी कि रेप्लिकॉन तैयार होना। रेप्लिकॉन क्या है? रेप्लिकॉन होता है यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का यूनिट को हम लोग रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, पकड़ो ये एक डीएनए है, ये जाएगा और इसके एक पोजीशन में इनके अंदर के जो एच बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ऐसे एक बबल शेप्ड स्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ पर ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा या फिर यही से रेप्लिकेशन होता जाएगा। इसको हम लोग रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो ये जिस साइट पे ये एच बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग ऑरिसाइट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के लिए मल्टीपल होते हैं और प्रोकैरियोट्स के लिए सिंगल होते हैं, यानी कि एक जीनोम में यूकैरियोट्स के लिए मल्टीपल ऑरिसाइट और प्रोकैरियोट्स के लिए एक सिंगल ऑरिसाइट है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अनवाइंडिंग होता है हेलिकेज नाम के एंजाइम के मदद से। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म। तो क्या होगा, रेप्लिकॉन बना और रेप्लिकॉन के दोनों डायरेक्शन से ऐसे और ऐसे रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो अब मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो लोग दूर गए तो उनके अंदर तो एच बॉन्ड फिर भी थोड़ा सा एक्टिव तो रहेगा, तो ये एच बॉन्ड को फॉर्मेशन से रोकते हैं एसएसबीपी प्रोटीन्स, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब अगर हम लोग पकड़ लेते ऐसा एक पेचीदा स्ट्रक्चर है और हम यहाँ से इसको ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे हम इसको खोल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कॉइलिंग इंक्रीज होगा। इसको प्रिवेंट करने का काम दोनों एंजाइम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेस और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमूव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए अहेड, सामने वाले डीएनए का सुपर कॉइलिंग को रोकता है। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। इसमें क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जो पहले एक्टिवेटेड डीएनटीपी कॉम्प्लेक्स बना, उनके मदद से स्मॉल आरएनए सिंथेसिस करेंगे। ये स्मॉल आरएनए जाकर, क्योंकि एक बात याद रखना, रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो स्मॉल आरएनए आया वो जाकर रेप्लिकेशन फॉर्क में 3' एंड पे, मतलब ऊपर रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर वाले स्टैंड और नीचे वाले स्टैंड के 3' एंड में जाकर बाइंड कर जाएगा। अब ये क्यों 3' एंड में इसे बाइंड करेगा, इसके लिए प्राइमर्स हैज फ्री OH ग्रुप ऑन इट्स 3' एंड टू बाइंड फर्दर न्यूक्लियोटाइड, यानी कि फर्दर न्यूक्लियोटाइड को भी तो आकर इस प्राइमर के साथ बाइंड करना पड़ेगा, नहीं, इसलिए इसका जो फ्री OH होता है वो 3' एंड में होता है, यानी कि 3' एंड को फ्री रखना पड़ेगा। तो ये तो जाकर इसका 5' एंड को 3' एंड के साथ बाइंड करके स्ट्रक्चर को पहले स्टेबल करेगा, फिर तो ये आगे बढ़ेगा। राइट, समझ आया इतना तक? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इलॉन्गेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड अलोंग प्राइमर। अब क्या होता है, डीएनटीपी जाकर डायरेक्ट ये जो प्राइमर के इलॉन्गेशन है वो नहीं करा सकता। डीएनटीपी पायरोफॉस्फेटेज नाम के एक एंजाइम के मदद से एनएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ एनर्जी निकलेगा, वो इस प्रोसेस में काम आ जाएगा। एनएमपी अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ऊपर वाले स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूसली बाइंड करेगा और नीचे वाले स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूसली बाइंड करेगा। ये जो डिसकॉन्टिन्यूसली बाइंड किया, इनको एक साथ मिला के हम लोग
ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। यानी कि पकड़ लो, ये टोटल स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक प्राइमर था, यहाँ पर एक प्राइमर था, यहाँ से आके थोड़ा डीएनएमपी आके बाइंड किया और इलोंगेशन कराया, यहाँ तक थोड़ा डीएनएमपी आके इलोंगेशन कराया। इन दोनों को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलेंगे। समझे मेरी बात? अब क्या होता है, स्टोरी से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि यहाँ पर और यहाँ पर डीएनएमपी के मदद से प्राइमर की इलोंगेशन करा रहा था, वो अब स्टोरी से निकल जा रहा है और डीएनए पॉलीमरेज 1 का एंट्री हो रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 ये जो पहले हम लोग आरएनए प्राइमर वाले सेगमेंट को देखे, इसको डीएनए के सेगमेंट से रिप्लेस करवाएगा। क्योंकि भाई देखो, हमको डीएनए से डीएनए बनाना है, इसके अंदर आरएनए का कोई स्ट्रैंड नहीं रहना चाहिए, और हमारे पास जो पहले प्राइमर था वो आरएनए था, अब उसको तो हमको डीएनए से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? इसलिए डीएनए पॉलीमरेज आता है और आरएनए प्राइमर को डीएनए स्ट्रैंड के साथ रिप्लेस करता है। ओके, फिर क्या होता है? फिर काम खत्म, डीएनए पॉलीमरेज 1 भी स्टोरी से आ। डीएनए लाइगेज नाम का एक और एंजाइम अब स्टोरी में एंट्री लेगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज आके ओकाजाकी फ्रैगमेंट के अंदर जो ये थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, इन गैप को डीएनए लाइगेज आकर ज्वाइन कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। हम लोग क्या जानते हैं? लाइगेशन मतलब ज्वाइन करना, राइट? तो डीएनए लाइगेज आके ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बोला भी गया है। अब क्या हुआ, अगर इनएक्यूरेसी हो भी गया, मतलब पहले से एक्टिवेशन करके जो इनएक्यूरेसी को हम लोग घटाने की कोशिश किए, वो इनएक्यूरेसी अगर हो भी गया तो डीएनए पॉलीमरेज 2 आएगा और उस रॉन्ग N2 बेस को राइट 1 से रिप्लेस कर देगा। यानी कि एक्यूरेसी इतना रखता है हमारा बॉडी कि कोई भी चांस नहीं देता कि कोई भी इनएक्यूरेट बेस आकर हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे, डीएनए के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करे। अब हमारा डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब तो दोनों डीएनए को तो अलग होना पड़ेगा, राइट? यही होता है टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? जीनोम होता है सर्कुलर, राइट? प्रोकैरियोट्स में जीनोम सर्कुलर होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये एक ऑरिसाइट था, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा सर्कुलर डीएनए को कवर करेगा और लास्ट में दो अलग अलग जीनोम बना देगा। ऐसे टर्मिनलाइजेशन के प्रोसेस में एक टोटल डीएनए जीनोम से दो अलग अलग डीएनए जीनोम तैयार हो जाता है। हाँ, शायद मैं एक बात बोलना भूल गया था कि ऊपर वाले जो स्ट्रैंड होते हैं उनको लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाले जो स्ट्रैंड होते हैं उनको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सही है क्या? लीडिंग स्ट्रैंड मतलब क्या? जो प्राइमर के बाद से 5' to 3' डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, उनको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ना कि ये वाले स्ट्रैंड को। ये वाले स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे। जो स्ट्रैंड फॉर्म हुआ उनको हम लोग लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है? तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। लाइक, share and subscribe for more. Thank you.